नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन उसके पहले हम देख पा रहे हैं कि हलचल जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां करीब 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का दम भर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस में 4 जून को कौन जश्न मनाएगा। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार दे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। 10 से ज्यादा सीटें जीतने के प्रति आश्वस्त कांग्रेस ने 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन के लिए 1 क्विंटल लड्डू तैयार करने का ऑर्डर दे दिया है। 2019 में कांग्रेस ने 29 में से 28 सीटें हार गई थी और 2014 में वो सिर्फ 2 सीटें जीत सकी थी। पार्टी को 2023 नवंबर के विधानसभा चुनाव में भी अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी मंगलवार को जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतेंगे। एमपीपीसीसी प्रमुख जीतू पटवारी को भरोसा है कि कांग्रेस दोहरे अंकों में सीटें जीतेगी, जिसका अर्थ है कि वो राज्य में 10 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। हमने दावे से कहा है कि 4 तारीख को हमारी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करने वाली, मध्य प्रदेश में भी हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। 1 दर्जन कम से कम हम लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उस खुशी में अगर हम अपने कार्यालय में लड्डू वितरित करने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में इतना दर्द क्यों है और इतना घमंड क्यों है? उनको क्या लगता है, क्या उनको कोई हरा नहीं सकता है? इस बीच भाजपा ने कांग्रेस की जश्न की तैयारी पर कटाक्ष किया है। प्रदेश भाजपा मीडिया सेल प्रमुख आशीष अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी और विकासमुखी सरकार 4 जून को सत्ता में वापस आएगी। अगर कांग्रेस इसका जश्न मनाना चाहती है तो उसका स्वागत है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएगी और देश इसका जश्न मनाएगा। पोस्टर भी लगाने का काम उनके उत्साही लालों ने किया और अब लड्डू बांटने का और लड्डू ऑर्डर करने का भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है वो लड्डू उनके काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 को लेकर इस चुनाव में थी। हम 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं और देश में अब की बार 400 पार के नारे को हम लोग लेकर जनता के बीच में थे, उसको भी हम चरितार्थ करने वाले हैं। तो लड्डू वो न जाने किसके लिए बंटवा रहे हैं, क्या के लिए ऑर्डर किया है, ये वही जानते हैं, पर उनके लड्डू ये काम आएंगे नहीं। बहरहाल नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में दावों और वादों का दौर जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा की जा रही जश्न की तैयारी के बीच 4 जून को आखिर जश्न कौन मनाएगा। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। अलग अपने वादे कर रही है कांग्रेस, अलग अपने वादे कर रही है, लेकिन इन वादों में कितनी सच्चाई है ये पता चलेगा 4 जून को। और आज इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसरवानी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही कांग्रेस पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर भी हमारे साथ जुड़ गए और इसके साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी। चर्चा की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी मैं आपसे करना चाहूंगी। 400 पार के नारे के साथ ये चुनावी माहौल शुरू हुआ। अब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और क्या लगता है किसके दावे में कितनी सच्चाई है, कितना दम नजर आ रहा है आपको? देखिए क्या है कि 543 कुल लोकसभा सीटें हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं, है ना, और उनमें 486 सीटों में चुनाव अभी तक संपन्न हो चुके हैं। सिर्फ 57 सीटें ऐसी रह गई हैं जो कल, जिनका मतदान कल होने जा रहा है। 7वें चरण का अंतिम चरण का जो चुनाव है वो कल संपन्न होने जा रहा है। तो सवाल ये है कि जैसे अगर आप नज़र मारें तो जो चुनाव आयोग का प्रयास था, राजनीतिक दलों का जो प्रयास था, वो सबसे बड़ा प्रयास उनका ये था कि इस बार अपने को 2019 से ज़्यादा मतदान का परसेंटेज बढ़ाना है। उस पर एक प्रकार प्रयास करने के बावजूद भी पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में ये सफल नहीं हो पाए,
चौथे चरण को अपन कह सकते हैं कि चौथे चरण में सफल तो नहीं हुए, 70 पार तो नहीं जा पाए, लेकिन ये है कि वो अंतिम 69 या 68 तक पहुंचे। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी तरह उनके प्रयास में चौथे चरण में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब सवाल ये कि चौथे चरण से जैसी बढ़ोतरी मिली उसी समय ये दोनों राजनीतिक दल, कांग्रेस और भारतीय एनडीए और इंडिया गठबंधन, इन दोनों ने दावा करना शुरू कर दिया कि नहीं, जीत तो हमारी सरकार बन रही, सरकार तो हमारी ही बन रही। और आप सबसे बड़ी बात उसमें काजल जी, आप एक चीज और देखिए, जिस तरह से तीसरे चरण तक 400 पार की दुहाई हर मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो लोग भी रहे वो देते रहे, वो चौथे और पांचवें चरण में बिल्कुल मालूम नहीं वो आंकड़ा जाकर के कहां शून्य हो गया, एक तरह से डूब टाइप गया, उसको उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं होती थी, है ना। उसके बाद फिर अभी उसको जब छठवें चरण का चुनाव होना को हुआ तो वो फिर से 400 का आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं से उनके नेताओं ने वापस जो है बोलना शुरू किया। अब सवाल उसमें यह है कि इंडिया गठबंधन ने भी, इसमें कोई दो राय कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो जिस तरह से उन्होंने अपना गठबंधन बनाया, और एक तो उन्होंने दो तरह की गलतियां करी। एक गलती उन्होंने ये करी कि गठबंधन के पहले उन्होंने जो समीकरण आपस में तालमेल करना था वो न करा, और अचानक जब जैसे इंडिया गठबंधन की घोषणा करी उन्होंने, तो उसमें कई ऐसे दल रहे जो शामिल होने के बावजूद भी मैंने अपने अपने क्षेत्रों में अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ताल ठोक दी। उसका उदाहरण आप देखिए, ममता बनर्जी जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी ने भी पहले ताल पंजाब में उन्होंने कह दिया कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, है ना। तो सवाल है, लेकिन फिर भी जो गठबंधन इन्होंने बनाया और जिस तरह से गठबंधन ने चौथे चरण के बाद छठवें चरण तक अपना वो दिखाया, उससे इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें सोशल मीडिया में इस तरह से एक हवा चल रही है कि हो ना हो इंडिया गठबंधन की सरकार तो बनने जा रही है। ऐसा सोशल मीडिया में अधिकतर, आप सोशल मीडिया के अधिकतर, चाहे वो विनोद अग्निहोत्री हो, चाहे दीपक शर्मा हो, चाहे पंकज शर्मा हो, जो धुरंधर माने पत्रकारों में जिनकी गिनती होती है ना, ऐसे लोगों का मानना ही है। पर सवाल ये है कि आप एक पहलू तो ये हो गया, दूसरा पहलू आप काजल जी ये भी देखिए कि ईवीएम जो इसका निर्णायक है, जो मतपेटी में जिसमें निर्णायक छुपा हुआ है ना, उसको लेकर के जिस तरह से 2 महीने तक हलचल हुई और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए चुनाव आयोग में, और वो मामला जाकर सर्वोच्च न्यायालय में गया। लोगों को बड़ी अपेक्षा थी, हिंदुस्तान के लोगों को, वरिष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है उनका एक समूह इकट्ठा हुआ और उन्होंने जम के उसमें बहस करी और अपने तथ्य भी रखे। उन लोगों को उम्मीद थी कि निश्चित रूप से इसमें हमारी मांग में कुछ ना कुछ तो हमको न्याय मिलेगा, पर किन परिस्थितियों के कारण, किसके कारण जो है उसको विराम दिया गया और ये कहे कि अब चूंकि छठवें चरण का चुनाव हो चुके हैं या होने वाले, तो अब हम उसमें आपको राहत नहीं दे सकते। तो ये अपनी जगह। अब मैं एक सेकंड और लूंगा आपका। सवाल ये है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मध्य प्रदेश की अगर बात आप करें, जैसे चूंकि हम लोग अपन मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि 2 का आंकड़ा नहीं लेकिन 1 के आंकड़े पे जो है कांग्रेस प्लस में तो इसलिए रह सकती है कि पिछले बार के चुनाव में उसके पास सिर्फ 1 सीट थी, छिंदवाड़ा, है ना। इस बार क्या है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रतलाम है, मंडला का जो चुनाव है वो बड़ा टफ चुनाव था, कुलस्ते जी वाला, इधर कांतिलाल जी वाला, उधर राजगढ़, तो ऐसा लगता है कि ये 1 के आंकड़े पे ये इनकी वो हो सकती है। अब सवाल सरकार कौन बनाएगा ये तो इसलिए उसमें गर्भ में छुपा हुआ है कि 2019 और 2024 के चुनाव में अंतर सबसे बड़ा जो आया है वो ये आया कि 2019 के चुनाव में युवाओं में जो उत्साह था, आप देखिए युवाओं में जो उत्साह था वो मोदी 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 इस तरह से भावाबाजी होती, कहीं ना कहीं बिल्कुल दिनेश जी हम देख पा रहे हैं कि 2019 के कंपैरिजन में 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। इसलिए बिल्कुल दिनेश जी, मैं वापस आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस हमारे साथ पूर्व विधायक रविंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, कांग्रेस लगातार 10 सीट जीतने का दावा कर रही है। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर 29 सीट का दावा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी 29 की 29 सीट का दावा कर रही है, कांग्रेस 10 सीट अकेले का दावा क्यों कर रही है मध्य प्रदेश की?
बीजेपी तो ये चाहती है कि लोकतंत्र में विपक्ष खत्म हो जाए, तो हम हैं जी। तो इसलिए उनको कुछ अपने पहले से दावा करने का क्या अनुमान है। रहा सवाल अभी ईवीएम की बात, जो हमारे विद्वान पत्रकार महोदय कह रहे थे, वो बहुत सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है, लेकिन मैं सम्मान करता हूं कोर्ट का। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया, अमेरिका, जापान, वहां तो ईवीएम बंद हो गई, तो भारत में क्या दिक्कत आ रही थी? माननीय न्यायालय का मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष जब लगातार कह रहा है तो कोई ना कोई त्रुटि होगी। मध्य प्रदेश में हम जब जाक मत पत्रों में जब हमारे वोट खोले अभी विधानसभा के चुनाव में, तो 200 विधानसभा जीत रहे हैं जाक मत पत्रों में। ईवीएम में वोट खोल रहे हैं तो 163 में भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज आती है। तो बात ये कि चुनाव के बीचों बीच का मामला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया, तो हम उनका सम्मान करें। बात से ये नहीं है, विषय ये है कि जिस तरह से जनता को भ्रमित किया जा रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की दंश से जूझ रहे लोग, इसके बाद भी और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम 400 पार करेंगे, फिर बीच में गोलमोल हो जाता है, फिर 400 पार करना आ जाता है। और प्रधानमंत्री जी का भी बयान आ रहा है, बहुत मतलब मैं तो भगवान का अवतार हूं। तो इसके इस प्रकार की जो चीजें वो दिखाई दे रही है, इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हम अतिशयोक्ति में नहीं जाना चाहते, हम सब सीटें जीत रहे, लेकिन ये निश्चित है कि हम विधानसभा के चुनाव में लड़े। भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन 2.25 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया और 2 करोड़ मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जब मत किया, तो अब ये हार का अंतर था। लेकिन 2.25 करोड़ मतदाता जो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में वोट कर चुका है, क्या उसकी भावना नहीं है? वो अपनी बात नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मालूम है कि जो 6 वादे किए थे मध्य प्रदेश में जो चुनाव से पहले, उनमें एक वादा था किसानों का 27 रुपए कुंतल में गेहूं खरीदने का जी, वो सरकार ने पूरा नहीं किया। और इसके अलावा 5 वादे और हैं। लाडली बहना में कह दिया था हम 3000 रुपए देंगे पर मंथ, 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, लेकिन ये सारी चीजें में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई। फसल गेहूं की कट गई और मंडी में पहुंच गई, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हुई। तो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इसको लेकर के जनता में निराशा थी और उसी निराशा को लेकर के उन्होंने कांग्रेस का ही ऑप्शन चुना। इंडिया गठबंधन को 51% प्लस वोट है, इसलिए हम चुनाव में दावा कर सकते हैं कि हम सीटें जीतेंगे। चलिए ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसरवानी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। दुर्गेश जी, बीजेपी 29 की 29 सीट जीतने का दावा कर रही है, किस आधार पर आखिर? भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 65,423 बूथों पर गई। फिजिकल भी गए, हम डिजिटल भी गए, हमारी अर्थ पन्ना प्रमुख भी तैयार थे, पन्ना प्रमुख भी तैयार थे और हमारी बूथ समितियां भी गठित थी। अब जब आपके पूरा होमवर्क किया होता है ना, तो आप निश्चित रूप से पूरी एक्सरसाइज जब की होती है आप, तो उस आधार पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं जी। तो इसीलिए जब हमने इस परीक्षा में जनता की अदालत में जब गए, तो निश्चित रूप से हमने अपना मूल्यांकन किया कि हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। और जब 29 सीटें आप जीत रहे हो तो उसका कारण ये है कि आप 24x7 365 5 साल जनता के बीच में रहते हो। और जब आप जनता के बीच में रहते हो तो जनता आपको लाड़, प्यार, दुलार और आशीर्वाद देने का काम करती है। तो जनता ने निश्चित रूप से हमें चुनाव होगा, हमें ऐसा यकीन है। और हम 29 की 29 सीटें इसलिए भी जीत रहे हैं कि हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र, हमारी प्रदेश सरकार की जन कल्याण की नीतियां, केंद्र सरकार की जन कल्याण की नीतियां और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता ने परिश्रम की प्रकाशिता की, इसलिए हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। रविंद्र जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए, वो डबल डिजिट की बात कर रहे हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आएगी इस बार। जिस तरह से उन्होंने जनता के साथ 55 सालों तक जो दुर्व्यवहार करती रही, जो उनकी चिंता नहीं करती रही, उनके चुनावी एजेंडे क्या होते हैं? भाजपा की आलोचना, भाजपा पर आरोप और लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। ये इन्हीं आधार पर ही जनता के बीच में जाते हैं, जो जनता इसको अच्छा नहीं मानती। ठीक है, बिल्कुल। पूर्व विधायक रविंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप?
मैं ये कहना चाह रहा था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की बात कह रहे हैं माननीय विद्वान प्रवक्ता जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि 400 पार का नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, तो 400 पार यानी पहले से पता है कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, पहले से पता है। इसका मतलब फिर आप कहते हो कि आप ईवीएम की बात क्यों कहते हो? जब पहले से ये वायदा कर रहे हो फिर बीच में गायब भी हो गया। जब उनको लगा कि जनता में जो निराशा थी, सत्ता के खिलाफ जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं इस मंच पे, इस चैनल के माध्यम से आपके, कि इस समय जनता में निराशा घोर है। क्या है? महंगाई। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लाने वाली जनता है। जनता ने क्यों भारतीय जनता पार्टी को सत्ता ला करके खड़ा किया था? महंगाई का मुद्दा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब भाजपा सरकार। 10 साल में महंगाई कम हो गई क्या? बेरोजगारी के मुद्दे पे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ये आम बात हो गई। और नोटबंदी इसलिए हुई थी 2016 में 8 नवंबर को कि स्विस बैंक में रखा हुआ काला धन, और ये कहा गया था कांग्रेसी नेताओं का रखा है काला धन स्विस बैंक में, तो स्विट्जरलैंड में जो रखा हुआ था पैसा वो क्यों नहीं आया? और फिर वो ये आया है तो वो कहां गया? तो ये सारी बातें जनता के दिमाग में, केवल जुमलेबाजी करना। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए, नौजवान को बेरोजगार चाहिए, महंगाई। आज जीएसटी, दूध, दही, घी, शक्कर, आटा, तेल, चावल, इस पे जीएसटी है। क्या कांग्रेस के समय में कभी खाद्यान्न की वस्तुओं पे जीएसटी लगाई गई? जो गरीब आदमी 400 रुपए में प्रतिदिन मजदूरी करता है, वो अगर आटा खरीदने जाएगा तो उसको जीएसटी देनी पड़ेगी, उसको अगर शक्कर खरीदने जाएगा तो जीएसटी देनी पड़ेगी उसको। तो क्या ये इससे जनता में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है क्या? ठीक है। तो इस आधार पर मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, ये आधार सच्चाई का है। और आपने 400 पार का नारा दिया तो जरा उसका भी आधार बता दो, क्या सोच के दिया? क्या सिस्टम आपके हाथ में तो पहले से समझ लिया कि हम 400 पार जाएंगे? बीजेपी प्रवक्ता, बिल्कुल जुमलेबाजी का आरोप लग रहा है। आपके शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। देखिए काजल जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, वो पूरे मुंह की जमा खर्ची करेंगे। वो डिबेट न सुनते हुए और किसी विषय पे जाके बातें कर रहे हैं। मैंने उधर क्यों जा रहे साहब? इधर ही आ जाओ ना। बताइए, पहले आप बोल दीजिए भैया। नहीं, मैं सुन रहा हूं ना, राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, तो वो तो आप इस बात को कह रहे हो तो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, तो राहुल गांधी की तो यह बात भी नहीं आई अभी, तो बात केवल आपकी बात का जवाब आया है। मैं वही बोल रहा हूं कि आप इसलिए मुंह की जमा खर्ची पूरी कर रहे हो, और उस बात को भी आप पूरे जो मैंने आपको बैठते थे इस बात को कहा कि हम वो विद्यार्थी हैं। ऑथेंटिक नहीं, एक भी बात ऑथेंटिक है। अगर एक भी बात हमारी गलत हो इसमें तो उसको काट दीजिए, अलग कर दीजिए। बताइए कौन सी बात मैंने गलत कह दी? एक बात का जो जवाब आपने बोला है उसी का मैं जवाब कांग्रेस का जो मूल क्या है? महंगाई मूल मंत्र है उसका, पूरे देश में एक व्यक्ति कह सकता है महंगाई नहीं है, पूरे देश में पक्ष का विपक्ष का। बात तो आ जानी। रविंद्र जी बात पूरी कर लेने दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता को, दुर्गेश जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। जी, बात पूरी कीजिए दुर्गेश जी। देखिए काजल जी, मैं इसलिए इनको ये बोल रहा था कि राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये सोच समझकर बात नहीं करेंगे। मैंने बैठते थे ही क्या बताया कि हम वो बच्चे हैं, हम वो विद्यार्थी हैं जो जनता की अदालत में हम हमेशा ही खड़े रहते हैं, और जब आप उनके साथ खड़े रहते हो तो जनता आशीर्वाद देती है। आप जनता के बीच जाते नहीं हो, आप सिर्फ टीवी चैनलों पे बैठ के बात करने वाले लोगों को, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोगों को, जिसको जनता अच्छा नहीं समझती है। और हम तो, मैंने कहा कि हम पूरी एक्सरसाइज करके जनता की अदालत में गए, और जब हम जनता की अदालत में गए तो हमारे पास केंद्र की जन कल्याण की नीतियां हैं, हमारे पास प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां हैं। माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारा कार्यकर्ता है देवतुल्य कार्यकर्ता, और हमारा जो नेतृत्व है वो सक्षम नेतृत्व है, वो नेतृत्व है जिसने देश को विकसित देश करने के लिए काम किया है। फिर चाहे हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करें, हम आयुष्मान योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों का इलाज करने की बात करें, 11 करोड़ बहनों की आंखों से धुआं दूर करने की बात करें, अटक से लेकर कटक तक, जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम स्टार्टअप योजना की बात करें,
हम हर मुद्दे पर, लेकिन हर दुर्गेश मोर्चे जी, पर। बिल्कुल आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। अभी रविंद्र जी भी जिक्र कर रहे थे कि जो मुद्दे, जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन वादों को पूरा नहीं किया। चाहे किसानों की बात करें। एक मिनट राजन जी, हम 2014 में जब जनता ने हमें चुनने का काम किया ना, तो हम उनकी जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे। हमने अपने जो संकल्प पत्र है उस पर खरे उतरे, तब जनता ने 19 में हमें आशीर्वाद दिया। और हमने जो 19 में संकल्प लिए थे अपने, हम वो पूरे करने के करें, तभी जनता हमें 24 में आशीर्वाद देने वाली है। ठीक है। यही हाल कमोबेश मध्य प्रदेश में हुआ। जनता हमें 21 साल से आशीर्वाद इसीलिए दे रही है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। हम जनता के जो बात करते हैं उसको करने का काम करते हैं। कांग्रेस के कमलनाथ जी और कांग्रेस के सरकार ने 973 वचन मध्य प्रदेश में दिया, एक वचन पूरा किया क्या? कर्ज माफी की क्या? नहीं किया। ये झूठ बोलते रहे, ये छल करते रहे, ये कपट करते रहे, ये धोखा देते रहे। जब आप धोखा, छल, कपट करते हो। कर्ज माफी का 15 महीने की सरकार का रिकॉर्ड दे सकता हूँ, और आप केवल 15 महीने की सरकार के रोने धोने के अलावा 20 साल का। लेकिन रविंद्र जी एक सेकंड, दुर्गेश जी एक सेकंड, रविंद्र जी आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड दुर्गेश जी, रविंद्र जी बात कर रहे हैं, जहां आपकी सरकार है, जैसे ईवीएम पे ही आप सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां तो आपके सामने इस तरह के प्रश्न सामने नहीं आते। चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, वहां पर ईवीएम खराब नहीं होती। जहां आपकी सरकार नहीं बनती है वहां ईवीएम खराब हो जाती है। नहीं, हम तो पूरे देश में मांग कर रहे हैं ना जी, केवल हम एक मध्य प्रदेश में मांग नहीं कर रहे, हम तो पूरे देश में ये बात कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए सारे दल यही बात कह रहे थे कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अनऑथेंटिक बात करना पसंद नहीं करते। रहा सवाल विद्वान हमारे प्रवक्ता जी जो कह रहे थे, राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, आज की परिस्थिति में देश में एक नेता नहीं जिसने 10,000 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा की हो। और रहा सवाल आपका, क्या आप ये चाहते हैं कि विपक्ष नहीं रहना चाहिए? जी, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप विपक्ष की तरफ बिल्कुल दमनकारी शक्ति चलाना चाहते हैं। आपको हमारी शुभकामनाएं, आप सदैव विपक्ष में रहिए। चलिए ठीक है, आप सदैव विपक्ष में रहिए। अगर हम महंगाई पे बात करते हैं तो आपको पीड़ा होती है, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, नौजवानों की, तो आपको पीड़ा होती है, उस पर आप कोई चर्चा ही नहीं करते। ठीक है, आप ना बेरोजगारी पे ना महंगाई पे कभी कोई चर्चा नहीं करते। चलिए, किसानों की आमदनी दोगुने करने का वायदा किसने किया? ठीक है, बिल्कुल। और दिल्ली की सड़कों पे 732 किसानों की शहादत हो गई। ठीक है, और आपने 3 काले कानून जो बनाए थे उनको वापस लिया जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया। ठीक है रविंद्र जी, सुन लीजिए, एक क्विक रिएक्शन में दिनेश जी का लेना चाहूंगी। दिनेश जी, आपने अभी बीजेपी की भी बात सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी। 4 जून का जो फैसला होगा वो क्या लगता है आपको, कौन से मुद्दे गूंजते हुए नजर आएंगे? देखिए क्या है, अभी दोनों प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था जी। सच्चाई तो ये है कि किसी भी मंच से किसी भी दल के शीर्ष नेता ने इन मुद्दों को सार्वजनिक नहीं किया। न तो सत्ता पार्टी के लोगों ने ये बताया कि हमने जनता के लिए ये किया है, ये वादे किए थे तो हमने ये काम किए। इसका प्रचार प्रसार जिस तरह से होना चाहिए, मंचों के माध्यम से आम जनता को जानकारी मिलना चाहिए, वो नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी इस तरह से जो है इन मुद्दों को लेकर के जमीन स्तर तक नहीं गई। अगर वो जमीन स्तर तक जाती तो हो सकता है इसका रिजल्ट कुछ और होता है ना। तो सवाल ये है कि कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। अब सवाल ये है कि जो 4 जून की आप बात कर रही हैं, 4 जून को क्या है कि जिस तरह से मतदाताओं ने चुप्पी साधी है, जिस तरह से युवाओं ने, मैं एक बात पहले कहना भूल गया था, दुर्गेश जी को भी मालूम है, शायद रविंद्र जी को भी मालूम हो। देखिए, जब 2014 का चुनाव हुआ था, 2014 के चुनाव में युवाओं में जो 2014 और 2019 के चुनाव में युवाओं में बहुत ज्यादा एक क्रेज था और एक मैंने बदलाव की वो उनके दिमाग में बिल्कुल था कि नहीं अपने को ये करना ही। और नया नया चूंकि वो वोटर थे, नए नए मतदाता आए थे, तो उनका 21% वोट 2014 के चुनाव में और 19% वोट युवाओं का 2019 के चुनाव में एक तरफा वोट जो है मोदी जी के नाम पे पड़े। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और वो उनकी सीटें बढ़ी, है ना। लेकिन आप ये देखिए कि वही जो है 2014 और 2019 का युवा आज अपना चुप्पी क्यों साधे हुए? कहीं ना कहीं जो है इस चुप्पी का कोई ना कोई राज तो है। बिल्कुल। और अगर उसने ऊंट का कर्मठ बदला है तो हो सकता है कि
कुछ भी हो सकता है, अपन ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो रिजल्ट होगा बड़ा आश्चर्यजनक होगा, बड़े आशातीत होगा। हो सकता है कि दोनों दलों में जिस तरह से दावेदारी हो रही है तो स्थितियां ऐसी बन जाएं कि दोनों को किसी न किसी टेका के सहारे की जरूरत पड़ जाए, ऐसा भी संभव है ना। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो दावे किए जा रहे हैं उससे ऐसा रिजल्ट आ जाए। पर एक बात जरूर सही है कि आज तक ये जो 57 सीटों को अगर अपन छोड़ दें तो 486 सीटों के जो चुनाव हो चुके हैं वो एक तरह से रिजल्ट किसके पक्ष में जा रहा है ये तो मतपेटी में बंद हो चुका है, बिल्कुल है ना। उसके बारे में तो अपन कह सकते हैं कि मतपेटी में बंद हो चुका है। अब सवाल ये उसमें यही है कि वो किसके पक्ष में बंद हुआ है, ये तो 4 जून को मालूम ही पड़ जाएगा। बिल्कुल दिनेश जी, 4 जून को ही पता चलेगा। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस 10 सीटों का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी 29 की 29 सीटें अपने पाले में डालना चाहती है। लेकिन आखिर जनता क्या चाहती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।